नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और सियासी गलियारे में एक बार फिर से प्रदेश के सियासत का जो मूड है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। लगातार इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं कि प्रदेश में राजनीतिक हलचल किस तरीके से मची हुई, किस तरीके से बयानों का दौर चल रहा है, किस तरीके से वार पलटवार है, किस तरीके से एक दूसरे पर टीका टिप्पणी की जा रही है। और हालिया दिनों में प्रदेश में एक अलग सियासी मसला है जो सरकार वर्सेस सरकार के तौर पर दिखाई दे रहा है, जिस पर विपक्ष जमकर चुटकी भी लेता नजर आ रहा है। चूंकि आने वाले दिनों में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, तो ऐसे में यह मसला भी जमकर उछलने वाला है सत्र के दौरान। चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे के और आपको बताते हैं कि आज के दिन कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो सियासत जगत में सुर्खियां बटोर रही हैं। सियासी गलियारे की सबसे पहली रिपोर्ट, या यूं कह लीजिए कि सबसे हाई वोल्टेज रिपोर्ट जिससे आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। प्रदेश में इससे बड़ा मसला इस वक्त कुछ है नहीं, क्योंकि इसी मसले को लेकर के एक बार फिर से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आमने सामने नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हरियाणा की धरती इस बात की गवाही दे चुकी है जब सीआईडी का मसला उभर कर सामने आया था कि सीआईडी किसके अधीन रहेगा, गृह मंत्रालय के अधीन या फिर मुख्यमंत्री सीधे तौर पर उसकी रिपोर्ट अपने पास रखेंगे। इस मसले को लेकर खींचतान का दौर खत्म हुआ तो अब डीजीपी का मसला उभर कर सामने आया है। मनोज यादव के एक्सटेंशन को लेकर के लगातार अब सियासत गर्म होती चली जा रही है, लेकिन यहां पर सरकार और विपक्ष के बीच में टकराव नहीं है। यहां चीफ मिनिस्टर यानी कि तमाम मुख्यमंत्रियों के जो चीफ हैं उनका और गृह मंत्री का सीधे तौर पर टकराव है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा। अप्रत्यक्ष तौर पर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। चिट्ठियों का दौर लगातार जारी है, कभी मुख्यमंत्री के पास, कभी गृह सचिव के पास, कभी सीधे केंद्र में चिट्ठी लिखी जा रही है। देखिए जरा हालात क्या है प्रदेश के। हरियाणा में डीजीपी मनोज यादव के एक्सटेंशन के मुद्दे पर गृह मंत्री अनिल विज पहले ही अलग स्टैंड लिए दिखाई दे रहे थे। नए डीजीपी के नियुक्ति के लिए गृह मंत्री विज ने यूपीएससी को आईपीएस अधिकारियों के पैनल का खत भी भेज दिया था, लेकिन हरियाणा सरकार या यूं कहें कि मुख्यमंत्री की रिकमेंडेशन पर मनोज यादव को डीजीपी के तौर पर 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। इसके बाद सूबे के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच अधिकारों की लड़ाई फिर से पब्लिक डोमेन में आ गई है। डीजीपी को दिए गए एक्सटेंशन के बाद गृह मंत्री पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा, जिसमें डीजीपी मनोज यादव की योग्यता तक पर सवाल उठाए गए हैं। गृह मंत्री ने इस पत्र में डीजीपी मनोज यादव को अयोग्य करार दिया। साथ ही कहा कि पुलिस अधिकारियों पर डीजीपी का कोई कंट्रोल नहीं है। वहीं किसानों के विरोध प्रदर्शन का जिक्र भी गृह मंत्री ने किया और कहा कि किसानों के विरोध प्रदर्शनों को डीजीपी सही से संभाल नहीं पाए। गृह मंत्री की ओर से लिखे गए इस पत्र की भाषा की तल्खी से डीजीपी मनोज यादव को मिले 1 साल के एक्सटेंशन के प्रति उनकी नाराजगी को साफ समझा जा सकता है। हालांकि अब गृह मंत्री भी पूरे आर पार के मूड में हैं। दरअसल इस पत्र के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने एक और पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ एडीजीपी श्रीकांत जाधव की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए डीजीपी को फटकार लगाई। दरअसल 22 जनवरी को एडीजीपी श्रीकांत जाधव ने पत्र लिखकर स्टेट हरियाणा के डीजीपी पर स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से सहयोग न करने का आरोप लगाया था और कहा था कि ब्यूरो के गठन के 9 महीने के बाद भी न तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्रियान्वयन के लिए कार्यालय बनाया गया, न ही फंड जारी किए गए। अब इस मामले में डीजीपी पर सख्ती दिखाते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने डीजीपी से 7 दिन के अंदर लिखित में स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से चिट्ठी में अनिल विज ने जल्द से जल्द नए डीजीपी की नियुक्ति की मांग भी की है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब गृह मंत्री अनिल विज और सीएम के बीच टकराव का मामला सामने आया हो। इससे पहले भी सीआईडी के अधिकारों को लेकर सीएम और गृह मंत्री आमने सामने आ चुके हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गृह मंत्री की तल्खी और नाराजगी के बीच डीजीपी मनोज यादव अपने एक्सटेंशन के 1 साल की अवधि पूरी कर पाएंगे। और सवाल यह भी है कि सीएम और गृह मंत्री के बीच अधिकारों का यह टकराव कब तक जारी रहेगा।
जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। प्रदेश में इस वक्त पंचायत चुनाव का मसला भी काफी गंभीर है और इस मसले को लेकर बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। विपक्ष अलग तरीके से, अलग चश्मे से इस पूरे मसले को देख रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस वक्त पंचायत चुनाव के माहौल नहीं है, इसको दूसरी तरीके से भी देखा जा रहा है कि क्या किसी तरीके की शक व सुबह है सरकार के जहन में, जिसकी वजह से पंचायत चुनाव की तारीखों को पीछे किया गया, डिले किया गया। इसमें दूसरी चीज, सरकार अपनी तैयारियों का भी जिक्र लगातार कर रही है कि कुछ तैयारियां ऐसी हैं जो अधूरी रह गई हैं। इसके साथ साथ कुछ जगहों पर जनता टीवी की टीम पहुंची और वहां के सरपंचों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी प्रतिक्रिया क्या है इस मामले को लेकर जो तारीखों में विलंब हो रहा है। जरा देखिए क्या कहना है उनका। पंचायत के इलेक्शन के लिए समय तो पूरा हो गया 23 फरवरी को और होने चाहिए, लेकिन जैसा एक वातावरण है बना हुआ, उसमें पंचायती चुनाव में हम सोचते हैं कि वातावरण थोड़ा ठीक हो जाए तो हम तुरंत करने के लिए तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वातावरण ठीक रहे तभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ठीक से अपनाया जा सकता है। अगर ऐसे दबाव के विषय चलते रहेंगे तो फिर वो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन ना हो ऐसा वातावरण बनते हम जल्दी करा देंगे। पंचायतों का कार्यकाल खत्म हुए 9 दिन हो चुके हैं और मुख्यमंत्री इन पंचायती चुनावों में देरी के लिए माहौल का राग अलाप रहे हैं। वातावरण ठीक नहीं है बता रहे हैं, दबाव के विषय बता रहे हैं, लेकिन चुनाव भी लेट करा रहे हैं। पंचायत के इलेक्शन के लिए समय तो पूरा हो गया 23 फरवरी को और होने चाहिए, लेकिन जैसा एक वातावरण है बना हुआ, उसमें पंचायती चुनाव में हम सोचते हैं कि वातावरण थोड़ा ठीक हो जाए तो हम तुरंत करने के लिए तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वातावरण ठीक रहे तभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ठीक से अपनाया जा सकता है। अगर ऐसे दबाव के विषय चलते रहेंगे तो फिर वो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन ना हो ऐसा वातावरण बनते हम जल्दी करा देंगे। पंचायती चुनाव के लेट होने के पीछे कहीं ना कहीं किसान आंदोलन एक वजह है, जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि शायद सरकार को इस बात का डर है कि आंदोलन के माहौल में चुनावी नतीजे सरकार के खिलाफ ना आ जाएं। और यही मानना है महम के निंदाड़ा गांव से सरपंच रहे नरेश कुमार का। वो कहते हैं कि सरकार को डर है कि माहौल उनके पक्ष में नहीं है। या तो लग रहा है बीजेपी सरकार को कि तुम्हारे पक्ष में माहौल नहीं है, सरकार डरी हुई है। बिल्कुल, अगर नहीं डरी हुई है तो सरकार जनता को बताए भाई ये माहौल खराब है, हम मान लेंगे माहौल खराब है। भाई क्या माहौल खराब बताओ? बिल्कुल सही है माहौल, सारा अपना काम कर रहे हैं लोग, अपने वहाँ आरक्ष वहाँ बैठे, दिल्ली बैठे हैं, वो अपना काम करे, सरकार अपना काम करती। चुनाव में देरी पर सीएम का बयान कि माहौल ठीक नहीं है, जनता के साथ साथ पंचों और सरपंचों को भी हजम नहीं हो रहा। घरोंडा चलिए और एक सरपंच की मुख्यमंत्री से अपील सुनिए। फिर भी मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी अगर चुनाव हो जाएं और जनप्रतिनिधि गांव को मिले तो गांव को जो सुविधाएं हैं, जो उनकी प्राथमिकताएं वे पूरी हो। चुनाव में देरी कराना किसी मसले का हल नहीं होता, लेकिन चुनाव में देरी कराना कहीं ना कहीं सरकार के मन में पनपती शंकाओं को जरूर दर्शाता है, क्योंकि ये राजनीति है। यहाँ हर कोई अपना पक्ष मजबूत रखना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पंचायत चुनाव में देरी की खबर सबसे पहले जनता टीवी ने आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाई थी। इसके बाद लगातार इस पूरे मामले में अपडेट्स आने लगे और जनता टीवी की टीम अलग अलग गांव में पहुंचने लगी और वहां हमने जानने की कोशिश की कि आखिर जब सरपंच अब नहीं है तो वो ये चाहते हैं कि अभी भी वो जिम्मेदारी उनके पास रहे। वो हवाला दे रहे हैं कि जो स्थानीय निवासी है गांव के, उनके कई ऐसे काम हैं जो सरपंच के जरिए ही होने थे, क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि जो तमाम अधिकारी हैं वो तमाम जो जिम्मेदारी है उनको संभालें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। स्थानीय निवासी परेशान हो रहे हैं, इसलिए सरपंच चाहते हैं कि जिम्मेदारी एक बार फिर से उन तक दे दी जाए जब तक कि चुनाव नहीं होते हैं। देखिए जरा उनका रिएक्शन क्या है। हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो गया।
और ऐसे में पंचायतों का काम ठप पड़ा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तो साफ कर दिया है कि अभी प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने का माहौल नहीं है, लेकिन सीएम के इस बयान पर हर गांव के सरपंचों की अलग अलग राय है। सबसे पहले आपको घरोंडा लेकर चलते हैं, जहां सरपंच का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार की तैयारियां कम होंगी, तभी हरियाणा में पंचायती चुनाव लेट हो रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रशासकों की जगह कार्यभार सरपंचों पर ही रहे। पंचायती चुनाव लेट है जी, मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, कहीं ना कहीं सरकार की तैयारियां कम होगी, लेकिन हम ये चाहते हैं जब तक चुनाव या 2 महीने लेट हो या 3 महीने लेट हो, ये जो कार्यभार है ये प्रशासक पर नहीं रहकर सरपंचों पर रहना चाहिए। सरपंच को ही पता है। एक तरफ लोग कार्यभार सरपंचों के पास रहने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महम के एक और गांव के सरपंच कहते हैं कि लोकतंत्र की नींव पंचायतें होती हैं, जो इस फैसले से दुखी हैं। मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी अगर चुनाव हो जाए। घरोंडा से 130 किलोमीटर दूर महम के सरपंचों को भी सुनिए। वो कहते हैं कि चुनाव लेट होने से पूरी तरह गांव के विकास कार्य ठप पड़े हैं। चुनाव देरी में होने का कारण जो है, इससे जो है जो हमारा विकास की गति है वो पूर्ण रूप से रुक जाएगी। जो एक प्रक्रिया चुनाव के जो विकास की चली हुई थी, उस प्रक्रिया को बाधित होने के बाद जो आम जन में जो काम चले हुए हैं उनकी जो कीमत भी, लागत भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो गांव में एक माहौल होता है, शांति प्रिय माहौल, समय पर चुनाव होना, ये कई चीज़ें ऐसी होती है जो अगर समय पर चुनाव करवाए जाएं तो गांव का माहौल भी अच्छा रहता है। चुनाव समय पे होना चाहिए, क्योंकि जो एक गांव में काम जो चलते हैं, एक लगातार जो विकास की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए गांव में। अगर चुनाव समय पे नहीं होते, बीच में कार्य ठप हो जाते हैं, विकास की प्रक्रिया बाधित होती है, इससे माहौल बिगड़ता है। बात घरोंडा या महम की नहीं है, सोनीपत में भी लोगों की अपनी एक अलग राय है। वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के चलते सरकार बहाना बना रही है। सरकार का कोई भी वादा या वचन पूरा नहीं था। डिप्टी पंचायत मंत्री कुछ कहते हैं, सीएम साहब कुछ कहते हैं, उनका पक्का नहीं कुछ भी। और सरकार के पास फाइनेंशियल दिक्कत, काफ़ी प्रॉब्लम, और किसानों के आंदोलन का बहाना बना रहे हैं। वहीं आम लोगों का भी ये कहना है कि पंचायतें नहीं होंगी तो लोगों को दिक्कत तो आएगी ही, काम अधूरे रहेंगे ही। सरपंच को जब अख्तियार नहीं रहेंगे किसी चीज कार्य करने के, तो ये 6-7 महीने तो फिर दिक्कत आएगी, परेशानी तो होगी लोगों को। जैसे हमारे गांव में सफाई की व्यवस्था नहीं है, तो सफाई कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया है, तो ये कह रहा है कि मैं सफाई क्यों करूं, जब इसको सैलरी नहीं मिलेगी तो काम क्यों करेगा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा भी छोटी मोटी गांव के अंदर, जैसे गांव के कुछ रास्ते कच्चे पड़े हैं, अब जब तक नई सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराती है तो पक्के रास्ते कैसे होंगे, क्योंकि पुराने सरपंच का तो बोरिया बिस्तरा बन चुका है। जो पंचायत चुनाव जो लेट हो रहे हैं, इससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। अब एक तरफ से तो सरकार ने जो सरपंच है या दूसरे जो पंचायत ब्लॉक समिति मेंबर है, पार्षद है, उनका चार्ज ले लिया। अब ग्रामीणों को जो साइन करवाने के लिए भी सोनीपत के चक्कर काटने पड़ेंगे। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि पंचायती चुनाव में देरी होने के चलते लोगों को परेशानी हो रही है, तो सरकार पंचायती चुनाव न कराने के लिए माहौल का बहाना दे रही है। अब इन सब के बीच जो परेशान है वो गांव के लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का मसला, और इस मसले को लेकर के अब एक कानून का रूप इसे दे दिया गया है। चूंकि जननायक जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र करती थी, इसलिए यह बहुत जरूरी था कि डिप्टी सीएम जो जननायक जनता पार्टी की तरफ से हैं, दुष्यंत चौटाला, उनसे बातचीत की जाए। उनसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर ने बातचीत की। उनसे यह भी सवाल पूछा गया कि विपक्ष ये कहता है कि यह प्रावधान तो पहले से ही था, आपने क्या नया काम किया है। प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा के युवाओं को 75% का आरक्षण मिले, इसको लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं। दुष्यंत जी, जो आपकी पार्टी ने चुनाव से पहले वायदा किया था, उस वायदे को पूरा कर दिया गया है? बिल्कुल किया गया, और एक ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए लिया है, जिसके अंदर प्रत्येक रोजगार में, वो केवल मात्र प्राइवेट कंपनी MNCs तक ही नहीं है, वो चाहे
कोई पार्टनरशिप फर्म हो, कोई ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, प्रत्येक इंस्टीट्यूशन के अंदर हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 50,000 की नीचे की सैलरी वाले जॉब के लिए 75% रिजर्वेशन अनिवार्य कर दी गई है और इससे हरियाणा के युवाओं को एक नई ऊर्जा भी मिलेगी और रोजगार के नए साधन भी प्रदेश में पैदा होंगे। दुष्यंत जी, जैसे ही नोटिफिकेशन हुए उसके बाद कुछ कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि पहले से ही हरियाणा में ये प्रावधान था, ये तो वाहवाही लूटने के लिए इस तरीके का जो है वो परपंच कर रही है गठबंधन सरकार। कांग्रेस के नेता बारी बारी ये कहते आए पहले भी प्रावधान था, तो क्यों नहीं सुनिश्चित कर पाए? अगर प्रावधान था तो 5,000 की पेनल्टी पे क्यों छूट जाते थे लोग? आज के दिन तो पीनल क्लॉज को हमने और सख्त किया है, इसके लिए मैंडेटरी प्रोविजंस करे हैं और आप देखिएगा जो लोग आज इसके ऊपर चुटकी भरने का काम करें वो खुद साल बाद इसका प्रेज भी करेंगे कि आज इस एक्ट की वजह से प्रदेश में युवाओं को एक नई ऊर्जा मिली, रोजगार के नए साधन मिले। अन्य राज्यों में सर आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कई राज्यों में ये प्रावधान पहले से है सर। उसकी तुलना में हरियाणा का जो कानून है वो कैसे अलग है, या फिर यूं कहें कि इसके सर्विस रूल कैसे होंगे? रूल्स हमने इस महीने फ्रेम करने हैं और पूरे अप्रैल महीने में एक बड़ी एम्प्लॉयमेंट ड्राइव हम चलाएंगे जिससे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। अन्य स्टेटों में तो भाषा के ऊपर भी अन्य और चीजों के ऊपर भी रिस्ट्रिक्टेड रोजगार था, हमने तो किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन करी नहीं है। डोमिसाइल में भी रिलैक्सेशन दी है कि हर व्यक्ति को उसका फायदा मिले और हमारा ये प्रयास है कि हरियाणा के अंदर रहने वाले हर मूल निवासी को उसका फायदा मिले। एक और सवाल है सर, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नए उद्योगों पे लागू होगा, तो नए उद्योग हरियाणा में वो कह रहे हैं कि पिछले साल कई सालों में लग ही नहीं रहे, पलायन शुरू हो गया उद्योगों का। आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि ये नए उद्योग पे नहीं, कोई भी नया रोजगार अगर अब आएगा उस रोजगार के ऊपर लागू है, चाहे उद्योग पुराना हो चाहे उद्योग नया हो। और उद्योग बिल्कुल जिसमें अगर 4 वैकेंसी होगी और 50,000 की कम तनख्वाह की होगी तो 3 हरियाणा के युवाओं को लेना अनिवार्य होगा। अंतिम सवाल है सर, बजट सत्र आ रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, किसान हक का जो दावा करते हैं उनको बेनकाब करेंगे। मैं तो भूपेंद्र हुड्डा जी को पूछना चाहूंगा कि वो बारी बारी अविश्वास की बात करते हैं, क्या आज उनको अपनी लीडरशिप पर विश्वास है? जिस तरह की हालत पहले प्रदेश में थी कि शैलजा जी और भूपेंद्र हुड्डा जी एक टून पे नहीं चलते थे, अब तो कांग्रेस की पूरी लीडरशिप में दिखने लगी। और जिस तरीके से ये G23 हुआ, ये तो 2, 3, 5 होने वाले हैं जल्दी। जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सोनिया गांधी के खिलाफ भी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में अविश्वास प्रस्ताव आने वाले भविष्य में ना ले आए। इनकी तो ये हालत है कि अब इनने गांधी टोपी छोड़कर और पगड़ी का रंग भी बदल लिया। ये पूछेंगे आप बजट सत्र में भूपेंद्र सिंह आने तो दियो। ये हमारे साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला थे, जिन्होंने कहा कि 75% जो आरक्षण का प्रावधान हुआ है उससे हरियाणा के युवाओं को फायदा होगा। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने अविश्वास प्रस्ताव जो नेता विपक्ष लेकर आने की बात करी, उस पर कहा है कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं उनकी खुद की पार्टी में ही अविश्वास पैदा हो चुका है और उन्होंने खुद भगवा पगड़ी पहनी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की बात करें तो अलग अलग मसलों पर उनका भी बयान सामने आया है। खासतौर पर 75% आरक्षण के मसले पर भी वो बोलते हुए नजर आए, किसान आंदोलन के मसले पर वो बोलते हुए नजर आए हैं और ये कहा है कि सही दिशा में अगर किसान आगे बढ़े तो समस्या का समाधान बहुत जल्द निकल सकता है। देखिए, हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण का मुद्दा इस वक्त हरियाणा की सियासत में गूंज रहा है और इसको लेकर बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। इसको मंजूरी देने पर सुभाष बराला कहते हैं कि हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन की पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में रखा था। आज ये खुशी की बात है कि वर्तमान की गठबंधन सरकार ने इस विषय पर प्रदेश के बेरोजगार नौजवान को रोजगार दिलाने के लिए इस फैसले को मंजूर किया है। एक बहुत बड़ा विषय था पूर्व की हमारी जो सरकार थी और जब हम लोग 5 साल के बाद चुनाव में गए थे उसमें हमारा भी एक प्रमुख एजेंडा था, हमारे सहयोगी दल का भी था। तो एक बहुत बड़ा एक विषय हरियाणा के युवाओं को
जो प्राइवेट जॉब है वो देने का था वो पूरा हुआ है। माननीय राज्यपाल महोदय के पास जो फाइल थी वो क्लियर हुई है और इसके कारण से हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों में यहाँ पर रोजगार प्राप्त करने के प्रति भारी उत्साह है। और मैं समझता हूँ हरियाणा के बेरोजगार युवा जिनको जहाँ रोजगार मिलेगा और रोजगार देने वाले यानी उद्योगपति, ये सब मिलकर के हरियाणा को आगे लेकर के जाने में अपना अहम योगदान देंगे। एक बहुत बड़ा फैसला ये हरियाणा सरकार का हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशी का विषय है। रोजगार मेले पहले भी बड़े स्तर पर हरियाणा के अलग अलग जिले में लगते रहे हैं। पहले भी इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिले हैं। इसके बारे में तो कहाँ किस प्रकार के कांड हुए इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूर्व में जो हुआ कांग्रेस पार्टी के राज में खास करके उस समय हरियाणा से उद्योगपतियों ने पलायन किया, उद्योग यहाँ से उजड़ करके दूसरे स्टेट में गए और मैं समझता हूँ उस प्रकार की घटना कोई यहाँ पर हमारी सरकार के दौरान ना पहले दोहराई गई ना आगे दोहराई जाएगी। और जो बेरोजगार युवा है उनको अपने नजदीक कैसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, सरकार का इस बात के ऊपर फोकस रहेगा। लेकिन इन सब से परे हरियाणा के युवाओं का कहना है कि हरियाणा में सरकारी नौकरियां कम हैं। कि जैसे जिले के हिसाब से 10% दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं जिले के हिसाब से, तो ये बहुत कम है क्योंकि आजकल जो सरकारी नौकरी है बहुत कम है और ये जो प्राइवेट में दे रहे हैं 10%, ये सोनीपत के हिसाब से या किसी जिले के हिसाब से कम है, बहुत कम है। अगर 100 लड़कों में से 10 लड़कों को ये मिलता है तो ये ज़्यादा नहीं है, कम ही है। एक तरफ सरकार युवाओं को आरक्षण की बात कर रही है तो दूसरी तरफ युवाओं को ये कम लग रहा है। अब सरकार और युवाओं के बीच तालमेल की डोर कैसे बंधेगी ये देखना दिलचस्प होगा। चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी रहेगा।